चलो, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आधुनिक भारत के अंतर्गत ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी एग्जाम में इससे संबंधित एक दो सवाल निश्चित रूप से रखता है। 5 से 10 मिनट का हम आपका समय लेंगे। अब अगर आप कांग्रेस के बारे में यहाँ पर 10 मिनट का समय देकर के इस वीडियो को सही तरीके से अगर आप देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो कांग्रेस से संबंधित जहां तक मेरी समझ है कि आपका एक भी सवाल इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और देश के आजाद होने के बाद भी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो राजनीतिक दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये आज भी सक्रिय राजनीतिक दल है। इस समय करंट में लगभग 10 सालों से ये जो है राजनीतिक दल जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और इस समय जो है सो विपक्ष में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। ठीक है, तो अब इससे जुड़े हुए इसके इतिहास को हम लोग समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास क्या है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो अलग अलग घटनाएं जो जब देश में ब्रिटानिया हुकूमत थी, जब देश में अंग्रेजों का शासनकाल था, तो इससे संबंधित जो है सो और क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई है। सबसे पहले जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1885, इसका तारीख एकदम महत्वपूर्ण याद रखना। 28 दिसंबर 1885 को इसकी जो है सो स्थापना हुई। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बे, इसकी जो पहली बैठक हुई है वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बे के अंदर में हुई है। पहली बैठक में भाग लेने वाले जो कुल नेताओं की संख्या थी वो 72। ये वाला फिगर जरा फंसाता है, जरा ध्यान रखना। आरंभ में भाग लेने वाले जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो कितना थी, 72। एक जगह पर कहीं 78 भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो 78 ध्यान रखना। 78 ये जो संख्या है, जब महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन जिसको नमक सत्याग्रह कहते हैं, उस नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो चलने वाले लोग थे उसकी संख्या थी 78। लेकिन ये जो 72 संख्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में भाग लेने वाले नेताओं की संख्या है। तो 72 और 78 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, इसका जो संस्थापक था इस राजनीतिक दल का वो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। शॉर्ट में इसको हम लोग एओ ह्यूम बोलते हैं। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है जी, ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संस्थापक है। और इस देश के अंदर में जो एओ ह्यूम है वो आईसीएस की परीक्षा भी पास किया था और कई सारे जिलों में वो कलेक्टर बनकर के रिटायर हुआ था। जैसे मध्य प्रदेश के इटावा जिले के कलेक्टर से भी वो रिटायर हुआ। आगे इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे उस व्यक्ति का नाम था बोमेश चंद्र बनर्जी, संक्षेप में जिसको डब्ल्यूसी बनर्जी कहते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था बाबू, डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, अब यहां पर ये इससे संबंधित जो दो सवाल जो अक्सर पूछता है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, और गलत टिक आउट कर करके आते हैं। जब आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम, तो कांग्रेस शब्द जगह पर हम लोग क्या जोड़ेंगे, वहां पर यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नया नाम और जो पुराना नाम था वहां पर था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, अब इसका जो नामकरण था, इसका नामकरण करने का जो काम किया था उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण किया था उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। नौरोजी ने कुछ नहीं किया, यूनियन शब्द रिप्लेस किया, यूनियन शब्द को हटाया और इसके जगह पर उन्होंने कौन सा शब्द जोड़ दिया, कांग्रेस। तो कोई आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम, तो केवल ध्यान में से यह रखना कि कांग्रेस वहां पर नहीं था, पहले इसका पुराना नाम था केवल वहां पर इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कांग्रेस के जगह पर यूनियन। इसका नामकरण जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक सवाल और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, कहने का मतलब जब इस देश के अंदर में कांग्रेस नहीं थी तो उसके पहले जो इस देश के अंदर में काम करने वाला जो राजनीतिक दल था उसका नाम क्या था, तो इसका उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन। अगेन सवाल क्या होगा, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था या कांग्रेस के पूर्व काम करने वाला जो राजनीतिक दल था उसका नाम था क्या, इंडियन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय संघ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय संघ। और इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, याद हो गया आपको क्या,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, मतलब कांग्रेस के पहले जो इस देश के अंदर में जो राजनीतिक दल काम कर रहा था उसका नाम है क्या? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा छाप। ठीक है जी। उसका चुनाव चिन्ह है क्या? हाथ का पंजा छाप। वर्तमान अध्यक्ष जो है सो इनके जो है वो दक्षिण भारत से आते हैं और उनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। उनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे कांग्रेस का कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। और मल्लिका अर्जुन खड़गे सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, राज्यसभा में विपक्ष के ये नेता भी हैं। कोई आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा कौन भैया? मल्लिका अर्जुन खड़गे। और लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई पूछे तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है श्री राहुल गांधी। ठीक है जी। उसका नाम है श्री राहुल गांधी। ठीक है। एक बात और जो उससे संबंधित सवाल पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था, कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। उस समय जो भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है जी। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण साल जिससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं आजादी के पहले, उसके बारे में अगर हम ध्यान रखें तो आसानी से उसके बारे में हम जैसे रिप्लाई कर सकते हैं, आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर देखो हम उन महत्वपूर्ण सालों को यहाँ पर लिख दिया है। अब इन महत्वपूर्ण सालों में कांग्रेस से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग समझेंगे। 1885 अभी आपने देखा, 1885 वो साल है जब कांग्रेस की जो है सो क्या हुई है? बैठक हुई है, यानी कांग्रेस की स्थापना हुई है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई भैया? तो 1885 ईस्वी में। 1886 जब इसकी दूसरी बैठक हुई। 1887 जब इसकी तीसरी बैठक हुई। कांग्रेस की बैठक प्रत्येक वर्ष होता था। फिर 1888 जब इसकी चौथी बैठक हुई। ठीक है। पहली बैठक आपको पता है कहां पर हुआ? बंबई में। ठीक है जी। दूसरी बैठक कहां पर हुई? तो दूसरी बैठक भी एक महानगर के अंदर में हुई है और वो महानगर का नाम है कलकत्ता। ठीक है जी। तीसरी बैठक जिस जगह पर हुई उसका नाम है आपका जाकर के क्या भाई? उसका नाम है मद्रास। चौथी बैठक जहां पर हुआ वो हो रहा आपका इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर इन चार महत्वपूर्ण सालों में ये चार अलग अलग जगहों के बैठक के बारे में मैंने बताया। ये बैठक को कैसे आप याद रखेंगे? पहली बैठक तो आपको याद हमेशा रहेगा क्या? बम्बई। दूसरी बैठक भी एक महानगर के अंदर में हुई, उसका नाम है कलकत्ता। तीसरी बैठक भी एक महानगर के अंदर में हुई, उसका नाम है मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं। चौथी बैठक एक महानगर में नहीं हुई लेकिन उस शहर का भी बड़ा महत्व है, वो है इलाहाबाद। ठीक है। ये साल तो आपको याद रहेगा ही, 85, 86, 87, 88। पहली बैठक की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया वो एक हिंदू कम्युनिटी से था और उसका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अभी आपने तुरंत पढ़ा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये हिंदू कम्युनिटी से थे। दूसरी बैठक की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। तीसरी बैठक जो मद्रास में हुई थी, और हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये जो है दादा भाई नौरोजी ये पारसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर सवाल क्या हो जाएगा कि पारसी समुदाय से कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर सवाल पूछे कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, तब उसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। सवाल अलग अलग लेकिन जवाब एक ही, दादा भाई नौरोजी। अब कांग्रेस की जो तीसरी बैठक मद्रास के अंदर में हुई है, इस मद्रास के अंदर में हुई, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से था। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे और उस व्यक्ति का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। उनका नाम क्या था बाबू? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथी बैठक जो इलाहाबाद में हुई थी उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो एक अंग्रेज को बनाया गया था। ठीक है। और उनका जो नाम था, उस व्यक्ति का जो नाम था उसका नाम था जॉर्ज यूले। ठीक है। जॉर्ज यूले। तो आरंभ के ये जो चार बैठक है ये अलग अलग एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है और इससे संबंधित यहां पर चार क्वेश्चन बन गया। पहला, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो इसका उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष और कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, तब उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष या तीसरे अध्यक्ष, तब इसका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। सवाल अलग अलग लेकिन जवाब एक ही। अब यहां पर पूछा जाएगा कि कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष या कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। क्या बाबू? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तब इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले। अब यहां पर और कुछ महत्वपूर्ण सालों के बारे में यहां पर दिया गया, जैसे 1896 से जुड़ा हुआ जो कांग्रेस का सवाल होगा वो ये आपसे सवाल होगा कि
हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जन सॉरी राष्ट्रीय सॉरी 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 हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उस वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। ठीक है, और इसका अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है ना, तो जो हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आज का एक खास समुदाय का आदमी ये बोलता है भैया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम इस पर स्टैंड नहीं लेंगे, हम इस पर खड़ा नहीं होंगे, हम इसका सम्मान करें नहीं करेंगे। लेकिन जरा ध्यान दो, 1896 का जो कलकत्ता का जो बैठक हुआ कांग्रेस का, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया, उसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति ने किया था और उसका नाम था रहीमतुल्लाह सियानी। उस व्यक्ति का नाम था क्या भैया? रहीमतुल्लाह सियानी। ठीक है ना, तो कोई तुमसे ये बोले कि भैया हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो उस व्यक्ति के मुंह पर तमाचा मारना, ये बोलना कि भैया देखो ये जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था ना 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से था और उसका नाम था रहीमतुल्लाह सियानी। ठीक है जी। 1911 की जो कांग्रेस की बैठक हुई ये भी कलकत्ता में हुई। ठीक है, 1911 की जो कांग्रेस की बैठक हुई वो भी कलकत्ता में हुई। और इस बैठक में क्या सवाल बनेगा भैया? भारत का जो राष्ट्रगान है जिसका नाम है जन गण मन, जन गण मन, वो पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ये भी गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था उस व्यक्ति का नाम था बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण दत्त। ठीक है जी। 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ है? कलकत्ता में। और इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त ने किया। ठीक है जी। 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है इससे जुड़ा हुआ क्या सवाल बनेगा? से देखो, बिहार के अंदर में कांग्रेस की दो बैठक हुई। जो पहली बैठक हुई थी वो 1912 में हुई थी, कहां पर भैया? बांकीपुर स्टेशन, बांकीपुर। आज का जो पटना जंक्शन है इसका पुराना नाम हुआ करता था बांकीपुर। ठीक है जी, बांकीपुर पटना का पुराना नाम हुआ करता था। और 1912 में बिहार के अंदर में कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई बांकीपुर पटना में हुई थी। ठीक है ना, और इसकी जो अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था, ये सवाल को जरा ध्यान देना, इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था, कभी कभी सवाल ये पूछ देता है और हम लोग फंस जाते हैं। इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था आर एन मधुलकर। ठीक है जी, उस व्यक्ति का नाम था आर एन मधुलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1916 का जो बैठक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1916 की बैठक, अच्छा एक चीज और जो मैं आपको यहां पर छोड़ दिया बताने के लिए, 1907 का जो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो सूरत में हुई थी। 1907 का जो कांग्रेस का बैठक हुआ था वो सूरत में हुआ था और इसमें कांग्रेस जो है सो दो धड़ों में बट गया था। एक बट गया था नरम दल और एक था गरम दल। ठीक है जी, एक था नरम दल और एक था गरम दल। ठीक है ना जी। गरम दल के जो प्रमुख चार नेता माने जाते हैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, और एक नेता और है उनका नाम है अरविंद घोष। ये चार नेता को कहा जाता है गरम दल के नेता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो कोई आपसे पूछे कि गरम दल के प्रमुख चार नेता, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, ये चार नेता को जो है सो गरम दल का नेता माना जाता है। ठीक है, तो सवाल होगा कि किस बैठक में कांग्रेस दो धड़ों में नरम दल और गरम दलों में बट गया था? तो इसका उत्तर होगा 1907 का सूरत अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था रास बिहारी बोस। उस व्यक्ति का नाम था क्या भैया? रास बिहारी बोस। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है ना, तो आप लोग यहां पर ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए 1916 का जैसे अधिवेशन देखते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इस अधिवेशन में क्या हुआ जरा समझना है। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सबसे पहले तो वो जगह का नाम याद रखो, वो जगह है लखनऊ। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने नाम किया था उस व्यक्ति का नाम है अंबिका चरण मजूमदार। क्या रे बाबू? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला, ये जो नरम दल और गरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में दो भागों में बट गया था, वो नरम दल और गरम दल पुनः जो है सो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए। पहला सवाल ये। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये ध्यान रखना,
1916 के जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उसको मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग का यह डिमांड था कि हमको जो पृथक निर्वाचन है जब तक इसकी स्वीकारता नहीं तुम सब दोगे तब तक हम इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना। और इस बैठक में कांग्रेस के द्वारा यह सबसे बड़ी भूल थी मुस्लिम लीग के नेताओं की इस बात का मानना कि हम तुमको एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम देंगे, मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र देंगे जहां पर कैंडिडेट भी मुसलमान होगा और वोट करने वाले भी मुसलमान होंगे। ठीक है ना। तो यह कांग्रेस की उस समय सबसे बड़ी भूल थी। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें दो पहली घटना हुआ क्या, नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के जो डिमांड था, क्या डिमांड था भैया, डिमांड था पृथक निर्वाचन क्या है, मैंने भी तुरंत बताया कि वैसा क्षेत्र जहां पर कैंडिडेट भी मुसलमान होगा और वोट करने वाले भी मुसलमान होंगे, मतलब कोई दूसरा धार्मिक समुदाय का व्यक्ति वहां चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी पृथक निर्वाचन प्रणाली, उस डिमांड को कांग्रेस के नेताओं ने मान लिया था। ठीक है जी, चलते हैं। हाँ, एक बताओ, 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में जो 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के अंदर में, तो 1916 के उस लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम था, आपको पता है उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार, सॉरी उनका जो नाम था उसका नाम था कांग्रेस नेता का राजकुमार शुक्ल। उस नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, बिहार के उस किसान नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल और इस राजकुमार शुक्ल ने 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की स्थिति से वहां पर अवगत कराया कि देखिए भैया यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, चंपारण में जो अंग्रेज लोग हैं वो जबरदस्ती वहां के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तब महात्मा गांधी को जो निमंत्रण देने का काम किया गया था वो ही लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। अब आते हैं 1917 का अधिवेशन। इससे क्या सवाल जुड़ेगा, इससे सवाल यह बनेगा, अगर आपका सवाल हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन को जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तब इसका उत्तर देना आप लोग एनी बेसेंट। ठीक है जी। 1920 का जो अधिवेशन हुआ था यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। उस आंदोलन का नाम था क्या बाबू, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को कर दिया था। ठीक है, पहला सवाल होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो तारीख हो जाएगा 1 अगस्त 1920। इसी दिन एक और बहुत बड़ी घटना हो गई हमारे देश में, एक बड़े महापुरुष बाल गंगाधर तिलक की इसी तिथि को मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है जी। हाँ, तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को तो शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको स्वीकृति अपनी मंजूरी नहीं दिया था। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपनी मंजूरी नहीं दिया था, तो 1920 ईस्वी में 2 अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। एक हुआ सितंबर में, एक सितंबर में हुआ कांग्रेस की बैठक और एक हुआ दिसंबर में। ठीक है जी। सितंबर में जो बैठक हुआ है कांग्रेस का वो हुआ है कलकत्ता में। ठीक है जी, ध्यान रखना, सितंबर 1920 ईस्वी का जो बैठक हुआ वो कलकत्ता में और दिसंबर 1920 ईस्वी का जो बैठक हुआ वो नागपुर में। ठीक है जी। अब इससे जुड़ा हुआ क्या सवाल बनेगा, इससे जरा ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण है बाबू। इसमें जुड़ा हुआ सवाल होगा कि 1920 ईस्वी का जो 2 बैठक हुआ, सितंबर 1920 में कलकत्ता में और दिसंबर 1920 में नागपुर में। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन है इसके प्रस्ताव को पेश किया गया। इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया गया, पेश किया गया, प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन था उसके प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। फिर से अगेन चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपना जो पहला आंदोलन चलाया उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत की तारीख पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 से एक क्वेश्चन और बन रहा है, इसी दिन हमारे देश के एक बड़े महापुरुष बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
महात्मा गांधी ने आंदोलन तो शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। तब 1920 ईस्वी का 2 अधिवेशन हुआ, एक कलकत्ता के अंदर में, एक नागपुर के अंदर में। कलकत्ता में हुआ सितंबर में, नागपुर में हुआ दिसंबर में। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया था वो कलकत्ता में प्रस्तुत किया था, और जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था वो नागपुर में किया गया। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ ये सवाल आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं 1922 ईस्वी का। 1922 ईस्वी का जो कांग्रेस का बैठक हुआ है वो अपना गया जिला में हुआ है। ठीक है जी, अभी मैं तुरंत बता रहा था कि कांग्रेस की 2 जो बैठकें हुई बिहार के अंदर में, एक 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना, और एक जो दूसरा हुआ था 1922 में गया में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो व्यक्ति बने थे उनका नाम था चितरंजन दास। 1922 ईस्वी के जो कांग्रेस का बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे चितरंजन दास, और चितरंजन दास बनाए गए उसके अध्यक्ष, और इसी में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम है स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, और उसके तुरंत 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस पर इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बनाई मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के, जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1923 में। ठीक है, और 1925 ईस्वी में चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 ईस्वी में चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस स्वराज पार्टी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक तरह से ये समाप्त हो जाता है। अगेन 1922 ईस्वी का जो कांग्रेस का बैठक हुआ है वो गया जिला में हुआ। इसके अध्यक्ष बने थे चितरंजन दास, और इस बैठक में उन्होंने स्वराज के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और कांग्रेस पर इस्तीफा देकर के मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के चितरंजन दास ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी, जिसका उद्देश्य था अपने देश के अंदर में जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, नाम में छिपा हुआ स्वराज, मतलब हमारा अपना तंत्र, हमारा अपना सिस्टम, इसमें किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं। ठीक है ना, लेकिन 1923 में ये बनी जो पार्टी थी वो केवल 2 साल चली, 1925 तक, क्योंकि 1925 ईस्वी में चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये जो पार्टी है स्वराज पार्टी, इसका धीरे धीरे प्रभाव समाप्त होने लगता है और एक तरह से ये स्वराज पार्टी भी समाप्त हो जाती है। 1924 ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बैठक जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम है बेलगांव। ठीक है ना, ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो बने थे उस व्यक्ति का नाम था क्या? महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस के केवल 1 बार अध्यक्ष बने। ठीक है जी, तो कोई आपसे पूछे कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, तो 1 बार। किस बैठक में बने? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है जी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। 1925 का जो अधिवेशन है, 1925 का जो अधिवेशन है, इससे संबंधित भी एक सवाल पूछेगा, और वो सवाल क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो। कोई आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब इसका उत्तर हो जाएगा आपका जाकर के कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया कि 1917 का जो अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति बनी थी उसका नाम था एनी बेसेंट, लेकिन चूंकि एनी बेसेंट भारत की रहने वाली नहीं थी, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, इसलिए भारतीय महिला अध्यक्ष इसको हम नहीं कर सकते, सिर्फ महिला अध्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारत की कोई महिला जो है सो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, उस व्यक्ति का नाम था क्या? सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1929 का अधिवेशन, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है इतिहास में। ठीक है ना, आपको पढ़ाया गया होगा या आप पढ़ते होंगे या जाने होंगे। वो 1929 का जो अधिवेशन था वो 1929 का अधिवेशन जो उसको कहां हुआ था बाबू? लाहौर में। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था क्या? जवाहरलाल नेहरू। और 1929 के इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव का नाम है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। ठीक है ना जी, तो सवाल होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है। 1929 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहां पर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसको हम लोग पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है ना जी, और इसके 1 महीने बाद देश में पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है जी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, क्योंकि इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश से यह आह्वान किया था कि जब अगला 26 जनवरी 1930 आए तो पूरे देश में जो है सो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। ठीक है जी, 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, 1931 का अधिवेशन हुआ था कराची में।
ठीक है ना। इस अधिवेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल क्या पूछेगा से देखो, हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट की पहली जो डिमांड की गई थी वो कराची के अधिवेशन में की गई थी 1931 में। और इस फंडामेंटल राइट को मांग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी डिमांड कब और किस अधिवेशन में और किसने की थी, तब इसका उत्तर हो जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार मौलिक अधिकार का डिमांड किया। ठीक है जी। 1938 और 39 ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतिहास में एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा, त्रिपुरी संकट। ठीक है, 1938 और 39, 1938 का जो अधिवेशन हुआ है वो हरिपुरा में हुआ है। ठीक है जी। और 1939 का जो अधिवेशन हुआ है वो त्रिपुरी में हुआ है। ठीक है, हरिपुरा पड़ता है गुजरात में और त्रिपुरी पड़ता है आपका जाकर के मध्य प्रदेश में। ये दोनों ही बैठकों के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ही बैठकों के जो अध्यक्ष बने वो बने कौन भैया? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दो, 1938 ईस्वी का जो कांग्रेस का बैठक हुआ हरिपुरा में हुआ। ठीक है जी। और हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। 1939 का जो बैठक हुआ कांग्रेस का वो त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी जो है सो जबलपुर मध्य प्रदेश के पास पड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई। यहां पर महात्मा गांधी का जो कद था उसकी तुलना में, उनकी तुलना में जो सुभाष चंद्र बोस का जो कद था कांग्रेस के अंदर में दिन पर दिन बड़ा होता चला जा रहा था। ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई व्यक्ति जो ऊंचे जगह पर है, धीरे धीरे जब उसका कद का स्थान कोई और बड़ा होकर के दूसरा कोई व्यक्ति जब लेता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मन में थोड़ी सी तो जिलियस की भावना रहेगी। तो शायद महात्मा गांधी के अंदर में यही रहा होगा। और 1939 का जो त्रिपुरी बैठक हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र के विरुद्ध, वो खुद तो नहीं खड़े हुए लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को अपना प्रतिनिधि बना करके भेज दिया कि भैया पट्टाभी सीतारामैया खड़ा नहीं है बल्कि महात्मा गांधी यहां पर खड़ा है। अगर पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है तो ये महात्मा गांधी की व्यक्तिगत हार हो। ठीक है ना। यहां पर महात्मा गांधी ने जो अपना प्रतिनिधि बनाया, किसको बनाया? पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। क्या किया बाबू? कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। उसका नाम है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? तो 1939 में। ठीक है जी। 1940 से 45, जरा ध्यान देना, 1940 से 45 वो साल है जब भारत के अंदर में जो क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ने लगी थी और दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था जो 45 तक 6 साल तक चला। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी इधर बढ़ गई थी, तेजी से बढ़ रही थी। दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। तो कांग्रेस की कोई जो प्रतिवर्ष जो बैठक होता था वो प्रतिवर्ष बैठक नहीं हुआ। और एक व्यक्ति जो 1940 में अध्यक्ष बना है वही व्यक्ति लगातार 5 सालों तक अध्यक्ष रहा और उस व्यक्ति का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उस व्यक्ति का नाम है क्या बाबू? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनसे जुड़ा हुआ 2 सवाल। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के व्यक्ति पूछेंगे तभी उसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जब केवल 40 साल के थे तब जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। और दूसरा, 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तभी इसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक हो गया। अगला 1947। 1947 वो साल है जब देश को आजादी मिली, जब देश को आजादी मिली। ठीक है, तब इससे जुड़ा हुआ जो सवाल पूछता है वो जरा ध्यान दो। इससे जुड़ा हुआ सवाल ये पूछता है कि जब 1947 में देश को आजादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब इसका उत्तर होगा जेबी कृपलानी। ठीक है रे बाबू, तब इसका उत्तर होगा जेबी कृपलानी। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये भी कभी कभी सवाल पूछता है कि देश की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका उत्तर होगा क्लेमेंट एटली। क्या उत्तर होगा? क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो 47 के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस व्यक्ति का नाम था जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था क्लेमेंट एटली। अब इससे जुड़े हुए 2 नारे के बारे में कभी कभी पूछ देता। ठीक है ना, इससे जुड़े हुए 2 जो है सो स्टेटमेंट के बारे में पूछ देता है कांग्रेस का। पहला, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो मैंने बताया कि उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था डफरिन। डफरिन कांग्रेस पार्टी को यह क्या करके चिढ़ाता था या उपेक्षा करता था, उसने क्या बोलता था कांग्रेस से? ध्यान दो, डफरिन कांग्रेस को कहता था कि कांग्रेस जो है सो अल्पसंख्यकों की संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था है या हिंदुओं की संस्था है। ठीक है ना, हिंदुओं की संस्था है।
ठीक है जी। ऐसा कहने का उसका भाव यह था कि मुसलमानों के मन में कांग्रेस के प्रति जो है सो नफरत का भाव हो और ये जो है सो मुसलमान समुदाय जो है सो कांग्रेस से कट करके अलग हो जाए, इसलिए लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के अल्पसंख्यकों की संस्था या हिंदुओं की संस्था कहकर के चिढ़ाता था। एक वायसराय और था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उस वायसराय का नाम था क्या भाई? लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है जी। लॉर्ड कर्जन क्या कहता था कांग्रेस के बारे में? लॉर्ड कर्जन का कहना था ये जो कांग्रेस है, लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को कहता था कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि भारत में मेरा वायसराय रहते हुए, भारत में मेरे वायसराय रहते हुए ये कांग्रेस पार्टी जो है सो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। कांग्रेस पार्टी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है ना? ऐसा कहता था कौन? लॉर्ड कर्जन। तो यहां पर दो वायसरायों से जुड़ा हुआ कांग्रेस से संबंधित जो प्रश्न बनेगा उसमें पहला प्रश्न ये है कि कौन सा वायसराय कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की संस्था कहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। और कौन वायसराय ऐसा कहता था कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे भारत में वायसराय रहते हुए जो कांग्रेस है तो पूरी तरह से समाप्त हो जाए? तो उस व्यक्ति का नाम था क्या? लॉर्ड कर्जन। भारत के एक नेता हुए जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस को बारे में उनका कहना था ये जो कांग्रेस है उसके जो नेता है वो पदों के भूखे हुए, कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। ठीक है ना? तो ये जो नारा देते थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। ठीक है। अब कांग्रेस से जुड़ा हुआ मैंने कोशिश किया कि इससे संबंधित जो भी आपका सवाल है, अगर आप इतना ध्यान में रखते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप कांग्रेस से संबंधित किसी भी सवाल को आप जाहिर सी बात है उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक बार रिवीजन के तौर पर इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? और एक बात और ध्यान रखना, जब देश को आजादी 1947 में मिली ना तो महात्मा गांधी को कहना था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको डिजॉल्व कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए और इसके जगह पर नई पार्टी बनाया जाए। ठीक है ना? एक ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने इस पार्टी के बारे में आशंका जताई थी कि जब भारत में ये पार्टी चलता रहेगा और भारत में आने वाले समय में जब ये पार्टी राज करेगी तो बहुत सारे ऐसे जो नेता होंगे जो भ्रष्टाचार में शिकार होंगे या करप्टेड होंगे या कुछ गलत करेंगे तो ये इस पार्टी के ऊपर में धब्बा लगेगा। महात्मा गांधी का ये जो शंका था वो सही साबित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया और बाद के समय में जब कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश के अंदर में रूल किया तो बहुत सारे इसके जो नेता थे वो घोटाले में, करप्शन में, भ्रष्टाचार में पकड़े गए। ठीक है ना? लेकिन देश की आजादी में जितने भी सारे उस समय के बड़े नेता थे वो सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे क्योंकि उस समय और कोई बड़ा राजनीतिक दल था नहीं। ठीक है ना? यही एकमात्र सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। ठीक है? तो एक बार इन सारी चीजों को रिवीजन के तौर पर ये 10 से 15 मिनट का अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आसानी से कांग्रेस से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है? धन्यवाद।